हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। बैरन का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे आज। इसका नाम है इंटेलिजेंस, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं। इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो हम पहले अलग अलग बुक्स में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग ग्रुप डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि इंटेलिजेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर इसके बाद ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को कंपेयर किया जाएगा। तो पहले इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। जैसे यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि इंटेलिजेंस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टू अडेप्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरनमेंट, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग एंड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स वेरी बाय केयरफुल थॉट। तो इन्होंने इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन दी है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सके, अडेप्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ, जल्दी से जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरीके से अपने आप को भी बदल ले, और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करे। एक बार जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो, और जो नई चीज़ें वो देख रहा है उसको वो सीखता जाए, लर्न करता जाए। रीजनिंग कर पाए अलग अलग फॉर्म्स की, अलग अलग तरीके से हर चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या प्रोसेसेस हैं, उन सब चीज़ों को समझ पाए और अपने ऑब्स्टिकल्स को केयरफुली सोच के रिमूव करता जाए या ओवरकम करे। इस चीज़ को रीजनिंग बोलते हैं, इस चीज़ को इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इंटेलिजेंस का कुछ व्यूज़ अलग अलग हैं साइकोलॉजिस्ट के। कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इंटेलिजेंस यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब एक सिंगल कोई एक चीज़ है जो हमारी इंटेलिजेंस है। और कुछ बोलते हैं कि इंटेलिजेंस मल्टी फैसेटेड है, मतलब कि बहुत अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पीयरमैन की बात करी हुई है। स्पीयरमैन जो थे वो ये मानते थे कि परफॉर्मेंस ऑन एनी कॉग्निटिव टास्क डिपेंड ऑन प्राइमरी जर्नल फैक्टर। मतलब कि कोई भी कॉग्निटिव टास्क करने के लिए हमें एक जर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमारे पास एक जर्नल इंटेलिजेंस है जो सारे कॉग्निटिव टास्क में चाहिए होती है, जिसको इन्होंने जी फैक्टर बोला था। और स्पेसिफिक फैक्टर भी है जिसको ये एस फैक्टर बोलते हैं, जो हमें पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये था कि एक जी फैक्टर होता है और वो हर जगह काम आता है, लेकिन जो अलग अलग हम काम कर रहे हैं उसको स्पेसिफिकली उस काम के लिए एस फैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट करे थे, तो इन्होंने ये भी देखा था, उनको एनालाइज किया था इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो इन्होंने ये भी देखा था कि जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हम किसी का असेसमेंट करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू जो भी उसमें आइटम्स होते हैं वो हमारे इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी उन डिफरेंट, जैसे कोई उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी को वो करने के लिए होते हैं, टेस्ट करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी वर्बल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी को होते हैं। ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं एक ही पेपर में। लेकिन ये कह रहे हैं फिर भी उस टेस्ट के अलग अलग आइटम्स के स्कोर ना आपस में कोरिलेट करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये सारे के सारे जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं जाके एक जर्नल फैक्टर में कॉमनली मिलते हैं। तो इसलिए इन्होंने उसको बोला था कि एक प्राइमरी सिंगल फैक्टर है जिसको जर्नल फैक्टर ये कहते हैं। तो वो सब में प्रेजेंट होगा तभी वो आगे स्पेसिफिक काम भी कर पाएंगे। जर्नल फैक्टर नहीं होगा तो आगे के स्पेसिफिक काम भी नहीं हो पाएंगे। तो इनके डायग्राम में भी अगर आपने देखा हो तो ऐसे जी जर्नल फैक्टर होता है और उसके आसपास ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर दिखाए हैं कि जर्नल फैक्टर तो चाहिए ही अलग अलग कामों के लिए, साथ में स्पेसिफिक फैक्टर्स भी चाहिए। ये स्पीयरमैन का व्यू था। तो एक इनका तो कहना हो गया कि यूनिटरी हो गया, मतलब एक ही है जनरल फैक्टर। फिर आगे जाके दूसरे भी एक जो रिसर्चर्स आए थे उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करी थी कि एक ही इंटेलिजेंस होती है। उन्होंने मल्टी फैक्टर व्यू के बारे में बात करी थी। जैसे थर्स्टन थे, गार्डनर थे, ये कुछ ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की थी, जिसके अंदर वर्बल आ जाती है,
वर्बल में हमें वर्ड मीनिंग्स वगैरह, वर्बल एबिलिटी हमारी जो होती है बोलने की और वर्ड्स को समझने की, उसमें न्यूमेरिकल आ जाती है, नंबर्स को समझने की, कैलकुलेट करने की, स्पेशियल आ जाती है, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करने की। तो कहने का मतलब है, थर्स्टन कहते थे कि मल्टी फैसेटेड है, एक कोई एक नहीं है, सारी अपनी अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस है, तो हम उसको एक जी फैक्टर का नाम देके कॉमन नहीं बना सकते, बहुत सारी वाइड रेंज है। सो Spearman suggested that intelligence is expressed in many different ways, that a person can be high on some aspects of intelligence but low on others. मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं या जो अलग अलग इंटेलिजेंसेस हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में हर पर्सन जो होगा वो अच्छा होगा। कभी एक चीज़ में कोई अच्छा हो सकता है तो दूसरी चीज़ में वो ख़राब भी हो सकता है। किसी की स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है तो हो सकता है कि उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत पुअर हो। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस जो है वो एक कॉमन लेवल पे नहीं रहती है। फिर गार्डनर जो थे, बहुत फेमस है उनकी थ्योरी गार्डनर की, इन्होंने भी बहुत मल्टीपल फैक्टर्स बताए थे। एक्चुअली उन्होंने शुरुआत ये की थी कहने से कि हमें सिर्फ मीडियम लेवल के लोगों को नहीं स्टडी करना है, हमें जो एवरेज के ऊपर और नीचे लोग आते हैं उनको स्टडी करना चाहिए। पहले क्या थे, लोग एक मीडियम लेवल को स्टडी करते थे, एवरेज लोगों को, लेकिन गार्डनर का ये व्यू पॉइंट था कि हमें उन लोगों को भी स्टडी करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं या बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर्ड फंक्शनिंग वाले हैं। तो एवरेज के बहुत नीचे हैं या एवरेज के बहुत ऊपर हैं। तो जो गिफ्टेड होते हैं या जो डिसेबल होते हैं उनको भी हमें स्टडी करना चाहिए, गार्डनर ये मानते थे। तो उन्होंने बोला जैसे मान लो कोई ओलंपिक्स कर रहा है, जैसे आपको यहाँ फोटो में भी दिख रहा होगा, तो कोई अगर ओलंपिक्स करता है तो उनको देख के हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उनके अंदर ये कौन सी एबिलिटी है जिस वजह से वो कर पा रहे हैं और दूसरे लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो गिफ्टेड होते हैं या जो एक्सट्रीम और जो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, एवरेज से बिल्कुल हटके होते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ लोग वर्बल एबिलिटी में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मैथमेटिकल में होते हैं, कुछ म्यूजिकल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग उसमें आती हैं कि अलग अलग इंटेलिजेंसेस हैं, ये भी मतलब मल्टी फैक्टर की बात करते हैं। फिर स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी आ जाती है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी दी थी, उसमें इन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी। एक थी कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं। इसका मतलब हम कितना क्रिटिकली सोच पाते हैं, कितना एनालाइज कर पाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस अच्छी होती है। फिर सेकंड इन्होंने बोली थी एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव, मतलब जो क्रिएटिव काम कर लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे पाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके नए नए सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं प्रॉब्लम के। तो इस टाइप की इंटेलिजेंस जैसे साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, फ्रॉइड हो गए, इन लोगों के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी, एक्सपीरियंशियल एंड क्रिएटिव। थर्ड इन्होंने बोला कि कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, मतलब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट करना है। उनको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं कि जैसे जिस जगह पे वो हैं उस तरीके से बिहेव करना, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेना। तो स्टर्नबर्ग ने बोला कि ऐसे 3 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में आप सारी तरह की इंटेलिजेंस को डाल सकते हो। अब वो उसमें कौन सी यूज़ कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है, अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए वो वर्बल एबिलिटी का यूज़ कर सकता है, वो स्पेशल एबिलिटी का यूज़ कर सकता है, कोई भी एबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो इन 3 कैटेगरी के अंदर ही आएगी। इनके कहने का मतलब ये था। फिर आ जाता है कि और एक मेथड आया था जिसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। कुछ लोगों ने इसका यूज़ किया था। फैक्टर एनालिसिस में ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं जो सब में कॉमन हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर बोलते हैं, जो हर एक चीज़ में, हर एक इंटेलिजेंस में कॉमन है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बात करी है कैटल की, तो कैटल ने ही 2 टाइप की इंटेलिजेंस भी बताई थी, एक थी फ्लूइड और एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थी। फ्लूइड का मतलब होता है लार्जली इनहेरिटेड एबिलिटीज टू थिंक एंड टू रीजन, in the sense the hardware of our brain that determines the limit of our information processing capability। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो, उसमें हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि वो फ्लूइड है, वो सॉलिड नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन हमारी जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे नॉलेज होती है, कुछ इसमें इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब हमारे जो पेरेंट्स से हमें एबिलिटीज़ मिली हैं,
किस तरह हम सोचते हैं, किस तरह हम रीजनिंग करते हैं हर चीज़ की। तो ये इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस। दूसरी होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज होती है। मतलब जो, जैसे अभी आप जिस एज में हो, अभी तक आपको जिस जिस चीज़ की भी नॉलेज हो गई है उतनी एज तक पहुँचते पहुँचते जो फिक्स है वो नॉलेज आपकी कहीं नहीं जाएगी, वो फिक्स है, वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज। तो क्रिस्टलाइज जो नॉलेज है वो ज़्यादा सॉलिड होती है एज कम्पेयर टू फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस होती है वो आपकी बढ़ती जाती है एज के साथ साथ, और फ्लूइड एक टाइम पे जाके कम होना शुरू हो जाती है। तो फ्लूइड थोड़ी सी टेम्परेरी होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस सीम्स टू डिक्रीज स्लोली विद एज। तो फ्लूइड वाली कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे आपकी सोचने की पावर, रीजनिंग पावर, ये सब स्लो हो जाती है, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस भी स्लो हो जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी एज के साथ आपको जो जो चीज़ें आपको पता चल रही हैं अपनी एज के साथ, नई नई चीज़ें, वो आप मतलब ज़्यादा जानते हो उस टाइम पे। फिर पास थ्योरी आती है, जो कि बहुत ही फेमस थ्योरी है। पास थ्योरी में तो इन्होंने कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे प्लस इन्होंने ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स के बारे में भी बात करी हुई है कि कौन सा पार्ट है जो किस फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ये थ्योरी क्यों फॉर्मुलेट हुई थी? क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि जिनके ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, जैसे कई लोग ऐसे थे जो जैसे बच्चे डिसलेक्सिक होते हैं लेकिन फिर भी उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है, या किसी के ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है फिर भी उनकी आईक्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि जब ब्रेन में कोई पार्ट डैमेज हो जाए और तब भी उस पर्सन के आईक्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर वो इसका मतलब हमारी ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को हैंडल करते हैं। तो उसी के चक्कर में ये थ्योरी बनाई थी दास, नेग्लेरी और कर्बी ने 1994 में। इस थ्योरी का फुल फॉर्म है प्लानिंग अटेंशन एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव थ्योरी। तो PASS, पास थ्योरी। अब इसमें पहला प्रोसेस है प्लानिंग। तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है? जब हम प्लान करते हैं कि हम आगे जाके कैसे काम करेंगे, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसकी प्लानिंग होती है, कोई एक्टिविटी करनी है उसकी प्लानिंग होती है, कोई नैरेटिव कंपोज करना है उसकी प्लानिंग होती है। तो कोई भी आपको गोल अचीव करना है तो आप प्लानिंग करते हो। फिर आता है टेंशन एंड अराउजल। अटेंशन एंड अराउजल का मतलब है जब आप सडनली किसी चीज़ को देख के अलर्ट हो जाते हो, अटेंशन में आ जाते हो, अराउज हो जाते हो, तो आपकी जो सिलेक्टिव अटेंशन है उस चीज़ को ध्यान देती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, लेकिन हम किसी एक चीज़ को सिलेक्टिवली ध्यान देते हैं और उसको देख के हम अराउज हो जाते हैं, तो वो अटेंशन एंड अराउजल होता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में क्या है कि हमारे ब्रेन में ना हर चीज़ की प्रोसेसिंग एक साथ होती है साइमल्टेनियसली। जैसे अब आप किसी चीज़ को, अब इस बुक की तरफ आप देख रहे हो, तो आपका विजुअल, आपका ऑडियो विजुअल, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, जिससे आप इसका मतलब समझ रहे हो, तो मतलब आपकी जो भी स्टिमुलाई आपको इस टाइम पे मिल रहा है वो सारा साइमल्टेनियसली मिल रहा है, उसको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कहते हैं। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझने की जब कोशिश करते हैं, तो जैसे आप धीरे धीरे इस बुक की एक एक लाइन को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो गया सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो ये चारों फंक्शन, ये कहते हैं हमारे कॉग्निटिव जो फंक्शंस होते हैं उसमें इस तरीके से ये काम करते हैं। अभी देखो इनका डायग्राम समझ लो। जैसे इनके डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक इनपुट है, इनपुट मतलब जहाँ से हमें स्टिमुलाई मिल रहा है, फिर उसको देख के हम अटेंशन देते हैं पहले, तो फिर हम अराउज्ड होते हैं, पहले हम सुनते हैं उसको, फिर हमें लगता है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर उसके बाद साइमल्टेनियस एंड प्लानिंग भी होती है। जब हम अराउज होते हैं तो हमें प्लानिंग करते हैं उस काम को करने की, और उसके बाद साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो ये सारे फंक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी जगह अलग अलग है। अब देखो अटेंशन अराउजल कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन स्टेम में हो रहा है। आपको अगर याद हो तो हमारे ब्रेन स्टेम का भी एक फंक्शन होता है RAS करके, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जो प्लानिंग वाला काम है वो कहाँ हो रहा है? फ्रंटल लोब में हो रहा है। और आपकी जो आपको सेंसेस के थ्रू स्टिमुलाई मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? आपके ऑसिपिटल लोब, ब्रेन का पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, जो ऑडियो विजुअल और क्यूटेनियस सेंसेशन के लिए होते हैं। तो ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि इनपुट और आउटपुट आता जाता रहता है, और अंदर ही अंदर हमारे ब्रेन में इस तरीके से कॉग्निटिव फंक्शन चलते रहते हैं।
तो पहला इनपुट रिसीव होता है एक्सटर्नल सोर्स से सेंसेस के थ्रू, फिर वो सेंसेस हमारी इमेजेस हो सकती हैं, मेमोरीज हो सकती हैं और थॉट प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद उसकी सीरियली या कॉन्करेंटली, कॉन्करेंट मतलब साइमल्टेनियसली, तो या तो सीरियस यानी कि सक्सेसिव, तो या तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग होगी या साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होगी या दोनों एक साथ चलेंगी। फिर प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, ये सारे काम हम अपने नॉलेज के बेस पे ये चारों काम 4 सेंट्रल प्रोसेस होंगे। तो इसी तरीके से आउटपुट भी होगा। तो यहाँ पे अब ये बोलते हैं कि जो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन है ना वो अलग अलग पार्ट में होते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा था कि रीजनिंग वाला जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो प्री फ्रंटल लोब में होता है, और जो डिसीजन मेकिंग हो गया वो फ्रंटल ऑर्बिटल कॉर्टेक्स में होता है। ऐसे ही आपका अटेंशन अराउजल वाला अपने ब्रेन स्टेम में देखा था ऊपर, तो वो ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी होती है। फिर साइमल्टेनियस सक्सेसिव वाला पोस्टीरियर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स करते हैं। तो अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट ये काम करते हैं। तो जब भी ऐसा नहीं है कि ब्रेन का एक पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो आपकी टोटली इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, लेकिन आपके जो बाकी पार्ट्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका आईक्यू लेवल मेंटेन रहता है। Past model has implications for understanding various cognitive processes such as reasoning, memory, imagery, language. The proponents have also developed practical applications of the model. तो इसमें CAS कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप किसी की पास्ट मॉडल के बेस पे आप किसी का इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हो। फिर आगे कल्चर और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि कल्चर वाइज इंटेलिजेंस में कैसे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि कल्चर जो है ना वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें लोग रहते हैं। पीपल ग्रो, लिव, ग्रो, अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड। तो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने वर्ल्ड को समझते हैं। तो जिसका जैसा कल्चर होगा वो अपने वर्ल्ड को उसी तरीके से समझेगा। तो जो लोगों की इंटेलिजेंस होगी, पर्सन इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी ट्यून्ड बाय दिस कल्चरल पैरामीटर। तो इंटेलिजेंस एक ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं कह सकते, कह रहे हैं, क्योंकि कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो जिस कल्चर में बड़ा हुआ है उसकी इंटेलिजेंस भी उसी तरह चीज़ों को समझेगी। और वाइगॉट्स्की का कहना है कि कल्चर हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। कल्चर की खुद की भी एक लाइफ होती है, कल्चर ग्रो होता है, कल्चर चेंज होता है, धीरे धीरे कल्चर बदलता भी रहता है, और उसी के साथ साथ हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बदलती रहती है। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज जो होती हैं दे अडॉप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दैट फोस्टर स्किल्स ऑफ जर्नलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? एडवांस सोसाइटीज अडॉप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस विच एनहांसेस स्किल ऑफ अटेंशन एनालिसिस। तो जो एडवांस सोसाइटीज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो चाहती है कि जो उनके बच्चे हैं जो उनको वो उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए, किस तरह के अटेंशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, इस तरह के स्किल्स होने चाहिए जिसको वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी आ गई इंटेलिजेंस की। तो वेस्टर्न कल्चर में जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए होते हैं। बच्चे की अटेंशन पावर कितनी है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग, परफॉर्मेंस, स्पीड। तो इसको इन्होंने नाम दिया है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। और दूसरा जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है कि होलिस्टिक अप्रोच वेयर कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये दोनों एकदम अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस की बात हो गई। इंटीग्रल हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आएगा, ये वेस्टर्न ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल में वेस्टर्न मतलब जहाँ पे वो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि वो बच्चा अटेंशन कितनी देता है, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, स्पीड कैसी है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन कितनी है। इंटीग्रल इंटेलिजेंस मतलब हमारी इंडियन इंटेलिजेंस जैसी होती है जहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच मतलब इंटेलिजेंस को होलिस्टिकली देखा जाता है, हर एक तरीके से, मतलब कंप्लीट होनी चाहिए इंटेलिजेंस हो, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडियन ट्रेडिशन है वो इंटेलिजेंस को इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलता है, विच एम्फेसाइज ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट प्लस वर्ल्ड एनवायरनमेंट दोनों को कंबाइन करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए जहाँ पे कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों प्रोसेसेस को ध्यान देना है। जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या था, सिर्फ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान था, लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या है कि दोनों के ऊपर ध्यान देना है। संस्कृत वर्ड बुद्धि है जो रिप्रेजेंट करती है इंटेलिजेंस को इंडिया में, और जेपी दास ये कहते हैं कि
बुद्धि इंक्लूड्स स्किल सच एज मेंटल एफर्ट, डिटर्मिन्ड एक्शन, फीलिंग्स, ओपिनियंस। तो ये बुद्धि के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, फीलिंग्स भी आ जाती हैं और ओपिनियंस भी आ जाती हैं। तो ये सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं है, साथ में सोशल भी है। तो इंडियन ट्रेडिशन में जो अगर डिवाइड करते हैं इंटेलिजेंस को, तो उसके 4 अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। एक तो हो जाता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ आ जाती है। हो जाता है सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना, कमिटमेंट टू एल्डर्स, यंग एंड द नीडी, कंसर्न अबाउट अदर्स। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया में लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तीसरी आ जाती है इमोशनल कॉम्पिटेंस, अपने आप को रेगुलेट करना, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना, ऑनेस्टी दिखाना, पोलाइटनेस दिखाना। फिर एंटरप्रेन्योरियल का कॉम्पिटेंस आ जाती है, जिसमें कमिटमेंट, परसिस्टेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क। तो ये हमारे इंडिया में देखा जाए तो इन चारों चीज़ों को हम इंटेलिजेंस के अंदर लेते हैं। तो ये था इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंटेलिजेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।